59 स्टार्ट करते हैं जी। इंट्रो प्लस नहीं ओनली R1 का, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 कैसा रहा? आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है जी। और अब 1 घंटे की क्लास रहेगी। माजूर बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों 1 घंटा भी शायद ना हो सके, आधा घंटा आज मुझे इनके साथ लग गया क्योंकि जब मैं गफीर में टेस्ट नहीं दिया तो मुझे नहीं पता, दिल नहीं कर रहा मेरा दिल कर रहा है मैं ये क्लास छोड़ के कहीं भाग जाऊं। मेरी क्लास की 60% से ज्यादा स्ट्रेंथ ने टेस्ट नहीं दिया। अब मेरे दिल की हालत आप लोग घरों में बैठ के सोच सकते हैं, जो सारे टेस्ट देते हैं, सारे टेस्ट देते हैं वो लोग, ठीक है ना। आप लोगों की तरह नहीं है, वो सब के सब बच्चे सब के सब टेस्ट देते हैं, ठीक है। आप लोगों की तरह नहीं है कि 60% टेस्ट ना दे के उस्ताद का खून इतना जला दिया कि आधा घंटा उस्ताद ने आपको जली कटी सुनाई और वीडियो भी ऑन नहीं हुई। चले जी, बहरहाल ये कोई 50 मिनट्स की क्लास है, इसके अंदर कोशिश करके हम अपना ये पर्चा डिस्कस कर लेते हैं और इसी पर्चे के अंदर ही इंशाल्लाह हमारा ये सेट का टॉपिक जो चल रहा है वो भी कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सवाल तो है बहुत आसान, ये मैं जस्ट डिस्कस करूंगा, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ क्विकली और फिर मूव करते हैं अगले सवालों की तरफ। उसमें भी एक डिस्कस करूंगा और एक सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व वो करूंगा जिसमें आईए सेट भी लग रहा है और SOC-IE भी रिवाइज, ठीक है। गुड PLC कंस्ट्रक्टेड अ फैक्ट्री बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2020. Construction took 10 months to complete. A contractor was hired for this work and total contract price was agreed to be 275 million. अच्छा, अब ये सवाल मैंने 4 बार करवाना है। असल में इंट्रो प्लस R1 में भी ये क्वेश्चन मैंने रखा था टर्म टेस्ट में और R1 के भी टर्म टेस्ट में ये सवाल था, ठीक है जी। एनीवेज, लेकिन आसान सवाल साबित हुआ। जब मैंने ये सवाल फेंका था इधर तो मुझे लगा था शायद ये थोड़ा टफ टाइम देगा, लेकिन जब पहली क्लास में कराया तो मैंने कहा यार ये तो मुफ्त के नंबर ही हो गए। एनीवेज, टेस्ट एक बैलेंस्ड टेस्ट था गिवन। देखें, अभी तक जो इससे पहले करेक्शन ऑफ एरर तक का टॉपिक है उसमें टिका के आपने टेस्ट दे लिए हुए हैं और मैंने टेस्ट ले लिए हुए थे, इसलिए तैयारी के अंदर तो मैंने रखवा दिया था उनको ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। लेकिन और मजीद उसको क्या टेस्ट करता, मैंने कहा फिर टर्म टेस्ट 2 में अगर जब आप बोले होंगे तब करेंगे टेस्ट उसको, या उससे आगे मॉक वगैरह में टेस्ट करेंगे ताकि आप जरा भूल जाए ना, अभी तो ताज़ा याद है। तो ये बोरिंग कॉस्ट गवर्नमेंट ग्रांट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ताज़ा था और ये सेट तो चल ही रहा था, तो टेस्ट यहाँ से बना के मैंने कहा 40 मार्क्स काफी है। तो आसान टेस्ट था, लेकिन मुझे था कि इस दफा टेस्ट ज्यादा बच्चे देंगे और अच्छा भी परफॉर्म करेंगे क्योंकि बैलेंस टेस्ट था। 30% तक जरा मुश्किल था, 30% एवरेज था, 30% आसान था, जैसे ICAP का पर्चा होता है। तो मैं खुशी महसूस कर रहा था कि ज्यादा बच्चे टेस्ट देंगे और मुझे ज्यादा आइडिया होगा कि एक अच्छे लेवल का एक बैलेंस्ड पेपर जो है उसमें मेरे बच्चों की क्या सूरत है। वरना इससे पीछे वाले टेस्ट तो आपको पता ही है मैं आपके साथ क्या करता चला आया, लेकिन उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत ही मायूस किया। एनीवेज, 30 सितंबर 2020 पे वाला साल है, यानी ये साल 1 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ है और 30 सितंबर 2020 पे ये खत्म हो रहा है और इसमें ना जनाबे वाला 10 महीने लगे हैं। कंस्ट्रक्शन टुक 10 मंथ्स। अब पूरे सवाल में ना कहीं पे उसने हमें ये नहीं बताया था कंस्ट्रक्शन किस दिन शुरू हुई। सवाल हो सकता था भाई, कुछ भी अज्यूम कर लो, 10 महीने लेने थे। क्या मतलब अगर आप 1 अक्टूबर अज्यूम करो तो फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में खत्म कर दो। आपको नहीं, हमने 1 अक्टूबर को शुरू नहीं करना बल्कि हमने 30 सितंबर को खत्म करना है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे 1 मार्च से शुरू करा दो, सॉरी अक्टूबर नवंबर में ना करो, 1 दिसंबर से कर लो, 1 दिसंबर से 30 सितंबर तक, जून से भी 10 महीने ले लो भाई। डेट ऑफ पेमेंट से मिसाल के तौर पे आपने सजेशन तक जाना है तो जो अगर इस दिन पेमेंट हो गई तो वो 10 महीनों का इंटरेस्ट आएगा, जो इधर हो जाएगी जनरल उनकी बात कर रहा हूँ, वो उसका उस दिन से ऑनवर्ड आएगा, ठीक है। तो किसी ने गौर किया था, टेस्ट दिया तुमने खड़े रहो दोस्तों के साथ, लेकिन तुमने मिस कर दिया यार। नहीं, बच नहीं गया, ये मारा गया, ये बच गए शायद, इनमें से को आधे पौने जिनको गैरत आ गई होगी,
जो टेस्ट दे लेंगे, ये बच गए, वो मारा गया। एक तो टेस्ट भी नहीं दिया, ऊपर से बेइज्जत भी नहीं हुआ। ठीक है, तो कोई बच्चा इसको जरा वो हाईलाइट्स दे देगा। सेल्फियां पैकेज में नहीं है। अच्छा सुने सुने भाई, ये बात समझ आइए मैं क्या कह रहा हूँ कि डेट गिवन नहीं थी, लेकिन हमें उसकी जरूरत भी शायद नहीं थी। मजे की बात, इस पूरे सवाल में स्पेसिफिक लोन था ही नहीं। बेटा आप भी ना इसका कोई हल निकालें, क्वालिटी एश्योरेंस में मिस होती है उनसे पूछ के, ठीक है ना। हाँ, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, ऐसे तो नहीं कि हर टेस्ट छोड़ी जाए हम इस बात के ऊपर। ओके, a contractor was hired for this work and total contract price was agreed to be 275. Progress payments were made as follows, और नीचे पेमेंट्स जो थी वो परसेंटेज में दी हुई थी, मुझे इतनी सी बात थी। ये परसेंटेजेस में है, हम रुपीस के अंदर जो निकालेंगे फिगर प्रोग्रेस पेमेंट्स की, वो इस 275 पे अप्लाई करते जाएंगे। तो बता दो 275 का 10% तो 27.5 हो गया, 45%, 123 एग्जैक्ट 0.75। अच्छा जी, फिर 41.25, फिर 55 और 27 ये पेमेंट्स हो गई। ठीक है, ये जिस तरह से हमारे सवालों में थी, मिस्टर इमाम वाले सवाल में हमने देखा, या फिर अल्फा ट्रेडिंग में देखा था, या फिर टेस्ट के अंदर कुरैशी स्टील आया था ना? yes, आया था yes, कि नहीं आया आपके टेस्ट? आ चुका है। अच्छा, उसके बाद और आसानी भी क्या थी? आसानी ये थी कि इसमें कोई नहीं उन्होंने बताया हुआ कि डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ बिल अलग अलग है, बस उन्होंने सुकून से ये बता दिया स्टार्ट ऑफ वर्क 27/5 पे हुआ। अभी देखो, कंस्ट्रक्शन वॉज फाइनेंस्ड बाय एग्जिस्टिंग पूल ऑफ लोन, और सवाल खत्म। मतलब कोई जनरल लोन और कोई स्पेसिफिक लोन था ही नहीं, सारे के सारे जनरल लोन्स थे। ठीक है, सबके सब जनरल लोन्स थे। तो हमें फिर रूल क्या है, डेट ऑफ पेमेंट से कंप्लीशन तक, ईयर एंड को छोड़ो फिलहाल, अगर पहले आए तो कर लेते हैं, तो कंप्लीशन तक हमने लेके आना होता है। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट से कंप्लीशन तक। मैं इसलिए कह रहा था कि डेट की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? अगर आपने अज्यूम किया है तो जी हमने ये काम शुरू किया है यकम मार्च से, सॉरी यकम दिसंबर से, यहाँ पे यकम दिसंबर से, ठीक है, तो पहली पेमेंट इस दिन होगी। अब डेट ऑफ पेमेंट से सिलेशन 30 सितंबर, 10 महीने। आपने तो यही नहीं, हमने तो यकम दिसंबर में सोचा था, हमने तो यकम अक्टूबर सोचा था, तो ठीक है यार, यकम अक्टूबर से डेट ऑफ पेमेंट से यहाँ तक बनने 10 महीने थे ना, इसलिए डेट की जरूरत भी नहीं थी। तो कितने बच्चों ने डेट को ढूंढने की कोशिश की थी? कमेंसमेंट काम कितने शुरू हो रहा है? हाँ, कोई जरूरत नहीं थी। चल ओके, अच्छा, उसके बाद रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकाल के दो। ठीक है, और आपने सवाल पूरा पढ़ लिया। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के अंदर तो सिर्फ 2 ही चीजें आनी है आज, एक है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और दूसरा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने के लिए हम एक वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग 1, बोरोइंग कॉस्ट टू बी, भाई कोई स्पेसिफिक लोन है, कोई उस पे जैसे लोन नहीं है तो फिर सरप्लस भी कोई नहीं, और इन्वेस्टमेंट इनकम का तो फिर सवाल ही पैदा होता। रेट दे भी देता, तो अगर स्पेसिफिक लोन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट इनकम ना तो जनरल लोन पे आपने देखा लगता है, ना ही गवर्नमेंट ग्रांट पे लगता है, ना ही इक्विटी पे लगता है। स्पेसिफिक सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट सिर्फ किस पे लगता है? तो ना तो हमारे पास कोई लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आ रहे हैं, नंबर 1, ना हमारे पास कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन है, नंबर 2, ना ही उसकी नीचे जो लेस करते थे इन्वेस्टमेंट इनकम वो है। तो फिर डायरेक्ट ही हम तीसरे वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, तीसरे वाला पॉइंट था, तीसरा ये 3 लिखना नहीं है पर्चे में, एग्जामिनर कहता है 1 और 2 पता नहीं किधर गए। ये तो आपको याद कराने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन, क्योंकि हमारी वो रूटीन थी ना, हमें अपनी वर्किंग याद रखने के लिए। नंबर 1 पे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आते थे, नंबर 2 पे
ये मेरी कोशिश रहेगी ऐसे एंड तक कि कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो आपको यूं लगे कभी कि यार हमने छोड़ दिया, यार पढ़ तो लिया था फिर कहां से आ गया। अब बोरिंग कॉस्ट का सवाल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम बोरिंग कॉस्ट की बातें कर रहे हैं तो पूरा टॉपिक ही हमारा रिवाइज हो रहा है। तो ये मेरी एंड तक कोशिश रहेगी कि आपको ऐसा लगे यार जान ही नहीं छूट रही, वो जो पहले दिन पढ़ा था अभी तक उससे नहीं होता, जरा चीजें जो है वो इन टच रहती हैं। बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये भी मैंने गलत लिखा, मुझे यूं लिखना चाहिए था, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, नहीं है। फिर दूसरी चीज होती थी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, एक्सपेंस एक्सपेंस, ठीक है, वो भी नहीं है। फिर इसमें से सिर्फ स्पेसिफिक लोन पे ये लगता था, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पेसिफिक लोन पे लगता था। याद है ये बातें खड़े हुए जो बच्चे, तैयारी तो आपने की नहीं थी। ये सबसे बड़ी फजूल लॉजिक है जो ये कहते हैं कि 6 चैप्टर्स का मिसाल के तौर पे 7 का टेस्ट था, 6 का था, 7वां भी था ही, 7 का अगर टेस्ट था यूं कहें तो जी वो 2 तो तैयार ही नहीं थे जी, वो 2 तो, यार ये कौन सी लॉजिक है आप लोगों की कि 7 टॉपिक्स का टेस्ट था, 2 तैयार नहीं हो तो हम टेस्ट नहीं दे रहे। जिन्होंने ये लॉजिक दी है मुझे समझ नहीं आ रही उनका मैं क्या करूं। हो सकता है वो अल्लाह के बंदो तुम लोगों ने जो 4 तैयार किए सारा पेपर ही उसी में से आ जाए, ऐसे तो नहीं करते। फिर देखें स्टेटमेंट ऑफ इनइक्विटी तो सबका ही तैयार था यार। फिर IAS 8 तो हम कर ही रहे थे, तो ये तो फिर बहुत जाती है। इन्वेस्टमेंट इनकम एक्सपेंस लेस इनकम करते थे, कोई नहीं था। सवाल इतना आसान था, इतना आसान था, इतना आसान था कि मैं आपको क्या बताऊं। और तीसरी और आखिरी चीज इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। तो मैं तो रिसीट पेमेंट भी ना बनाऊं भाई, जरूरत ही कोई नहीं है, ठीक है। ना ही कोई स्पेसिफिक लोन है, ना ही कोई इक्विटी है, ना ही कोई ग्रांट है कि हमें ये चेक करना पड़े कि जनरल लोन किस दिन से यूज होना शुरू हुआ, एग्जैक्ट फिगर का बताओ, है ही सिर्फ जनरल लोन। बस सादा सी बात, पहली पेमेंट कितनी हुई, पेमेंट को पकड़ते हैं ना, पहली पेमेंट डेट ऑफ पेमेंट से अब यहाँ पे जो रेट चाहिए उसके लिए वर्किंग 2 करनी पड़नी थी, और ये हमारी वर्किंग 2 है। मैं इसी को वर्किंग 2 में आता हूँ ना, क्या मतलब, एग्जिस्टिंग पूल ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन आ रही है, इंटरेस्ट रेट आ रहा है, लेकिन आगे उसने जिंदगी आसान कर दी सवाल बनाने वाले ने। तो क्या कहा, ऑल दीज लोन्स रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर। यार जाओ चिल करो, लोन आउटस्टैंडिंग भी यही है, ये लोन की अमाउंट है। तो फिर अब वैसे तो इंटरेस्ट रेट लगा के इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालते थे ना, लेकिन जरा यहाँ जगह खाली है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ इंटरेस्ट एक्सपेंस। हाँ भाई सिंपल हो गया काम सिंपल हो गया। 1250 का 10%, 125, 825 का 14.5%, 120 ना कर लें, क्या हो गया यार आप लोगों को। उसके बाद 165 15%, 25 कर लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस का टोटल 270 आ गया, और इधर लोन्स का टोटल 2240 आ गया। और यहाँ पर रेट निकालते हैं इंटरेस्ट रेट के लिए, तो 270 एक्सपेंस डिवाइडेड बाय 2240 लोन इंटू 100 इज इक्वल टू 12.05%। ये जी हमारा कैपिटलाइजेशन रेट था। अच्छा से मेरा ख्याल नहीं था कि फीमेल स्टूडेंट भी टेस्ट नहीं देंगी, मतलब आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस। लेकिन आप लोगों की जो सिस्टर क्लास है ना, यानी कि गुलबर्ग वाली क्लास, FR1 वाली, उसमें फीमेल स्टूडेंट्स ने ये समझ लिया था एक बार। बस फिर एक दिन उनको आधा पौना घंटा खड़ा रखना पड़ा, थोड़ा सा बेइज्जत करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काफी अफाका है। तो उम्मीद है यहाँ पे भी, हाँ ये खुराक आज वाली जो है इससे काफी अफाका होगा, वरना अगले टेस्ट के अंदर तो देयर विल बी नो मर्सी एट ऑल। 12 पॉइंट
0.05%, ये 0.5 पता नहीं कहाँ से आ गया, पिछली क्लास में 12% था। चलो बट ठीक है अब जी। लेकिन अब डेट ऑफ पेमेंट से सिचुएशन तक लाना है, तो भाई ये स्टार्ट ऑफ वर्क पे पेमेंट हुई और वर्क कितना अर्सा स्टार्ट रहा, 10 महीने, तो मंथ्स गिनने की जरूरत नहीं सुकून से 10/12 जी ना। आपको सस्पेंशन सस्पेंशन है तो मंथ्स लिखे और बड़े दूर करें, सुकून से सवाल, आसान से सवाल था जी। नहीं 2.7 नहीं, थोड़े नेक्स्ट पेमेंट हुई 123.75 इंटू 12.05% इंटू, अब ये अगली पेमेंट हुई है एट द एंड ऑफ 3rd मंथ। 10 महीने का काम था, तीसरे महीने के एंड पे अगली पेमेंट हुई, तो 3 महीने निकल के बाकी, तो फिर डेट ऑफ पेमेंट से सिचुएशन तक 7/12। नेक्स्ट पेमेंट 41.25 इंटू 12.05% इंटू मेरे टी नहीं बैठे हुए, चलो कोई नहीं, कर लेंगे। मैंने कहा अगली क्लास में पहले से ही जरा बच्चे हाजिरी रजिस्टर से देख के खड़े कर लेगा ना, टाइम बच जाएगा जी। वैसे अगली क्लास में फाका होगा क्योंकि ये खुराक उनको मिल चुकी है, एक दफा मिलनी जरूरी होती है। पता नहीं आप लोगों को अपने अच्छे बुरे का खुद पता ही नहीं चलता। वैसे यार आज मेरा दिल बार बार इस तरफ जा रहा है, मतलब मुझे ये समझ नहीं है, हार्ट तो पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हैरत जरूर हो रही है आप लोगों के एटीट्यूड को देखकर कि यार मतलब कोई कैसे ऐसे अपना नुकसान कर सकता है। मतलब आपके हाथ में कुहाड़ी दी जाए और बाकी अपना पैर सामने रख के उस पर मारेंगे कभी आप, मुझे ये लग रहा है कि ये हरकत तो वैसी ही है, मतलब समझ नहीं आ रही। चलो वापस आए, क्या कर सकते हैं अब आप लोगों को क्या कर सकते हैं। 41.25 एट द एंड ऑफ 7th मंथ, तो 7 महीने गुजर गए, 3/12। फिर जनाब 55 को 12 बार बार मेरी सोच उधर जा रही है, इंटू 1/12 क्यों 9th मंथ के एंड पे, तो फिर 1 महीना रह गया था, उससे अगली पेमेंट को लेने की जरूरत नहीं है, लेना 0/12 कर लेना, ठीक है। अब इन सबका टोटल करके एक ही फिगर 13.25 इसका आंसर क्या है 13.2, बस ठीक है, काफी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कोई टोटल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो 275। वही प्रोजेक्ट की कॉस्ट कोई बांटा हुआ है तो फिर एक बार बांट के फिर उसको ऐड करने लग जाओ, क्या जरूरत है यार। 275 यहाँ लिख दो। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितनी निकली है 13.2, तो टोटल 288.2, ठीक हो गया जी। नहीं लग रहा सोल्यूशन डिफरेंट है, सही है 288.2 है एग्जैक्ट। ओके जी, इसको नोट करना तो कर लें। मतलब नोट करने का मतलब कि पिक्चर इसे नहीं ले लें, तो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। अच्छा वैसे फीमेल स्टूडेंट्स तो बड़ी सीरियस होती हैं पढ़ाई के मामले में, मतलब कि उन्होंने तो कभी टेस्ट नहीं छोड़े नॉर्मली। तुम कहाँ से आए हो पढ़ने? पठान। नाम क्या तुम्हारा? कहाँ नाम क्या तुम्हारा? कैसे मतलब पेशावर शहर से हो तुम? नहीं ऐसे नहीं, असल जगह बताओ। अच्छा 6 घंटे में पहुंच जाते हो घर? 6 घंटे में पहुंच जाते हो घर? 6 घंटे लग जाते हैं, तो 6 घंटे लगा के तुम ये करने आए हो? जी बेटा करो, स्टार्ट करो। तो बेटा सजेशन पहले हो जानी है ना, 10 महीने हैं तो सितंबर तक ना आएंगे, तो उसको यहाँ रोकेंगे। ये कौन सा सितंबर और ये अगस्त और जुलाई,
तो 31 बेटा फिर 10 महीने काउंट करने हैं ना, वो 10 महीने 1 अक्टूबर से 31 जुलाई तक कर लो, बातें मत करो यार फजूल में। जीवर तुमने टेस्ट दिया है यार, इस पठान को पश्तो में तो समझाओ तुम के यार, टेस्ट नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे। आज क्लास के बाद इसको पश्तो में समझाना है तुमने। 2-3 पठान खड़े हैं आज माशाल्लाह से, बरकत पड़ गई है, टेस्ट ना देने की आदत पड़ गई है, हड हराम हो गए हैं। ओके आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है लेकिन थोड़ी सी बात इसमें कर दूं मैं। यार डस्टर नहीं मिल रहा मुझे काफी देर से। बगल में बच्चा, ये बच्चे ना, ये बच्चे ये कल भी आगे क्लास में खड़े रहेंगे, ठीक है। कल फिर मैं आके देखूंगा कि मैंने बिठाना या नहीं बिठाना। कल गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा मेरा। नहीं सवाल शुरू कोई नहीं, मत आना यार, छोड़ के नहीं देते यार क्लास, छोड़ो यार, सीए का क्या करना है तुमने। नहीं यार ऐसे नहीं काम चलेगा, आज हद कर दिया आपने। कोई 10 होते हैं, कभी 5 होते हैं, कभी 8 बच्चे होते हैं, कभी 15 बच्चे। चलो बंदा कहता है, मतलब सिर्फ 42 बच्चों ने टेस्ट दिया है 120 की क्लास में से। चलो 120 में से मेरे 15 आते ही नहीं है माशाल्लाह रोज। चलो हम 100 लगा लेते हैं यार, इतनी ज्यादा परसेंटेज। ये कल खड़े रहना भाई, टाइम में जाया करना मेरा। अच्छा मैं आके खुद फैसला करूंगा फिर। अब देखते हैं कितना कौन फर्मा बरदार है, पता लग जाएगा। मुंह के कमांडो तो सारे ही बनते हैं, मुंह के कमांडो, समझा ना। कल सब खड़े होंगे इधर जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। ओके अच्छा जी, ऑन वेलकम यूनिवर्सिटी मासूम लिमिटेड रिसीव द ग्रांट ऑफ 80 मिलियन। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, रिसीव द ग्रांट ऑफ 80 मिलियन टुवर्ड्स परचेज ऑफ न्यू प्लांट विद अ ग्रॉस कॉस्ट ऑफ 640। रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करें ताकि आपको टारगेटेड ऑपरेशन करना पड़े, आपको पता हो हम क्या कर रहे हैं। यार ये क्या नाम है तुम्हारा ब्लैक टोपी वाला पठान, नाम अम्मार? तो तुम्हें यहाँ से नजर आ रहा है बोल, क्यों नहीं आगे आते हो तुम इसके साथ? तो जगह बनाओ इसके साथ हो जाओ तुम, पहली रो वाले। तुम्हें पहले भी मैंने आगे बुलाया, भागवा के फिर चुप जाते हो पीछे जाके उनके। नहीं अभी इधर ही खड़े हो, कल भी खड़े हो ना, बता रहा हूँ कि ऐसी एडजस्टमेंट अपनी देख लो, सीट कौन सी पे खड़े होना, पसंद करके जाना। आज कल भी खड़े रहना आप। अच्छा जी 640। अच्छा भी एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट्स इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। 640 का एसेट आया है, 80 की ग्रांट है और लाइफ है प्लांट की 10 साल। अब ग्रांट किस खर्चे की मद में है? प्लांट की मद। तो प्लांट भी 10 साल पे एसेट की एक्सपेंस बनेगा, डेफिशिएंट होगी, और ग्रांट को भी 10 साल पे ही इनकम बनाना है, ठीक है ना। ये हम प्रिंसिपली डिसाइड किए हुए हैं। आगे उसने कहा, हम लिखा होगा डेफिशिएटेड स्टेट लाइन बेस आगे, वन ऑफ द टर्म्स ऑफ ग्रांट इज दैट सेल ऑफ प्लांट बिफोर 31 दिसंबर 23 वुड ट्रिगर अ रीपेमेंट ऑन अ स्लाइडिंग स्केल एज फॉलोज। तो देखो भाई चाय देने वाले भाई जो आए, देखो ये इधर आओ जरा, ये घर से पढ़ने आए हैं, देखो यार देख के जाओ इनको, आने जाने वाले को मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। वो मजदूरी कर रहा है बंदा, और वो जब ये देखेगा ना कि यार देखो इनके घर वालों ने अच्छे भले कपड़े शपड़े पहना के इनको कॉलेज की फीसें दे के भेजा हुआ है, और ये फिर सुधार लिए हुए हैं, तो इनसे तो अच्छा मैं ही 4 पैसे ले जाता हूँ घर अपने माँ बाप के पास। और जी तो वन ऑफ द टर्म्स ऑफ ग्रांट इज दैट सेल ऑफ प्लांट बिफोर 31 दिसंबर वुड ट्रिगर अ रीपेमेंट। अंग्रेजी मुश्किल थी, बात रीपेमेंट की लिखी हुई थी कि अगर आपने आज है 20 जनवरी 20 21 22 23 अगले 4 साल में किसी भी वक्त प्लांट को बेचा तो रीपेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी 4 साल तक कंडीशन उसने लगा दी, लेकिन उसने जरा स्लाइडिंग स्केल बना दिया। क्या मतलब? पहले साल ही भाग जाओगे बेच के, सारी रीपेमेंट करनी पड़ेगी। दूसरे साल जाओगे तो 75%, तीसरे साल जाओगे तो 50। मैंने कल लिखवाया था पेंडिंग, आपको नहीं लिखवाया, शायद उनको लिखवाया था, इंटो प्लस R1 वालों को। अपने पेंडिंग कॉन्सेप्ट में लिख ले ताकि मैं अगर भागूं तो मुझे भागने ना दे।
वो क्या है, मेरे दिल में ये है जी, मेरे दिल में आईकैप का तो आपको बता दिया जहां तक उसने टेस्ट किया है। मेरे दिल में क्या बात है कि रीपेमेंट हमने 100%, आईकैप ने अभी तक रीपेमेंट टेस्ट नहीं दी। हमने बासित वाले सवाल में 100% रीपेमेंट देख ली, एग्जाम्पल 5 और 6 में भी उसको देख लिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा हमने कि कभी कभी ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है आदि हो कि ग्रांट रीपे करेंगे लेकिन आधी, मिसाल के तौर पे 40%, जैसे यहाँ पे है, तो उसकी काउंटिंग हमने नहीं ना सीखी, ऐसा सवाल हमने नहीं किया। माना मैंने, लेकिन हमने रीपेमेंट करवाई नहीं है। रीपेमेंट 2 साल गुजर गए, इनकम बनती रही, बासित जैसे बासित वाला सवाल था, तीसरे साल में रीपेमेंट हो गई, हमने 100% रीपेमेंट करवाई थी। मैं चाह रहा हूं कि तीसरे साल में जाके ना हम लेट्स से 40% रीपे करवाएं, बाकी ना करवाएं, तो कुछ ऐसी बात, एक सवाल खुद ही नहीं होगा, थोड़ी सी डिस्कशन है उसमें, करना चाहो तो कर भी लो ताकि अच्छा आपके जहनों में, लेकिन पेंडिंग में लिख लें, ये मेरे एंड पे पेंडिंग है, ये क्या, 1 क्वेश्चन ऑफ रीपेमेंट, पार्शियल रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ऐसे कर लें, कोई निशानी रह जाए ना, मैं भूल ना जाऊं, ताकि घर जाने से पहले पहले मुझे याद करा दो। चाहे आखिरी दिन जो रिवीजन, जो आखिरी फरवरी के 2-4 पहले दिन होते हैं, जिनमें आपको मैं 5-5 घंटे के लिए बुलाऊंगा, 6-6 घंटे के लिए, 2-3 दिन मतलब अक्सर बुला लेता है, या एंड पे उनको एडजस्ट कर देता होता हूँ अगर टाइम बच जाए नॉर्मल क्लासेज में ना। तो रिवीजन क्लासेज होती हैं, रिवीजन में होता है बेसिकली गैप एनालिसिस, कौन से टॉपिक में क्या चीज रह गई है, चलो ये भी कर लो, कौन से 2 टॉपिक मिला के नहीं किए, चलो ये भी मिला के कर लो, इस तरह की बातें होती हैं उसमें। तो अगर तो सिलेबस जो है वो मेरा 3-4 दिन पहले डेडलाइन से खत्म हो जाए तो मैं रिवीजन को उसी में इनबिल्ड कर देता हूँ, नॉर्मल क्लास पढ़ने आते रहते हैं, चल रिवीजन रही होती है, बता के, जाहिर है बता देता हूँ कि लो जी अब ये काम शुरू हो गया, ये चैप्टर आप रिवाइज करके आना, फिर उसमें मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। ये मुझे बड़ा बेहतर लगता है कि हम 5-6 दिन के अंदर हर रोज 2-2, 3-3 चैप्टर्स घर पे रिवाइज भी होते रहे, उसकी मैं भी रिवीजन करवाता, रिवीजन आपकी तरफ से, मेरी तरफ से गैप एनालिसिस। लेकिन अगर ऐसा ना हो और 31 जनवरी आ जाए और फिर सिलेबस खत्म हो, तो फिर फरवरी के अंदर हफ्ता पूरा आपको रोज बुलाने की बजाय टाइम बचाने के लिए 2 दिन में आपको 5-5 घंटे के लिए बुला लिया जाता है। ये मैं कह रहा हूं, तो ये उन दिनों के अंदर भी हो सकता है अगर पहले ना हुआ तो, या पहले किसी टेस्ट में आ जाए तो फिर उसकी डिस्कशन में तो हो ही जाती है चीज, ठीक है ना। तो बहरहाल लिख लिया आपने, ये क्या लिखवाया मैंने कि मैंने गवर्नमेंट ग्रांट में रीपेमेंट, पार्शियल रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट का एक क्वेश्चन आपको करवाना है, ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन, ऐसे नहीं डिस्कशन नहीं, क्वेश्चन, ताकि वो मैं किसी वक्त फिर याद रहे तो बना लूं, और फिर अगर बन गया पहले, टाइम ना मिला तो टेस्ट में तो आ ही जाएगा, आपको पता है, किसी भी वक्त सरप्राइज। ओके, अच्छा वापस आए, यहाँ पे असल में ना हम खड़े पहले साल के एंड पे हैं, और उसमें आखिरी लाइन में क्या बताया था, ML has no intention of selling plant before end of its economic life। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक कोई ऐसा इरादा नहीं है जिसकी वजह से हम ये रीपेमेंट का सोचें भी, ठीक है ना। इसलिए सवाल नॉर्मल था, सवाल बिल्कुल नॉर्मल सा था। 80 रुपए की ग्रांट और 640 का एसेट, 640 का एसेट डिवाइडेड बाय 10 होना था, और पहले ही दिन गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है और प्लांट भी आ गया है, तो पूरा साल डेप्रिशिएट होना था, और पहले ही और 80 जो है वो भी डिवाइडेड बाय 10 कर देना था, और उतना ही उसको इनकम में डाल देना था। ये करते हैं हम। अब ये तो है वो काम जो हमने सोच रखा है, जिंदगी गुजरी हमारी अब, लेकिन एक गलत काम भी हमने किया था, आपको याद होगा बनी ईयर वाले सवाल में एक दफा करा गया था, फिर मैंने अगले दिन आके रुजू किया था, याद आ रहा है आप लोगों को। अब वो अपनी गलती को मैं बार बार कहता है, तो मुझे भी याद हो जाए मुझसे गलती हुई थी, और वो गलती जो सही की थी उसके बाद उसूल बना था ताकि उसूल पक्का हो जाए सबका, ठीक है ना। गलती मुझसे क्या हुई थी कि प्लांट की मद में उसमें ग्रांट रिसीव हुई थी बनी ईयर वाले सवाल में, उन्होंने कहा 4 साल तक प्लांट आपने नहीं बेचना, ये पता नहीं अनब्रोकन पीरियड जो भी था, और 10 साल प्लांट की लाइफ थी, और मैं एक दिन सवाल करवा के गया, मैंने कहा जी 4 साल पे ग्रांट पे इनकम बना लो और 10 साल पे प्लांट पे डेप्रिशिएट करो। लेकिन अगले दिन इत्तेफाक से क्लास तो फिजिकल नहीं थी, लेकिन मैंने घर बैठ कर देखा तो गलती थी, तो अगले दिन फिर मैंने आपको बताया नहीं, मुझे बेसिक थीम जो नजर आया है वो ये है कि जैसे जैसे जिस ग्रांट जिस खर्चे की मद में रिसीव हुई है, जैसे जैसे वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, वैसे वैसे वो ग्रांट भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाए, डेफर्ड ग्रांट भी इनकम बने, ठीक है ना। तो ये उसूल हमने सीखा था उस दिन, और फिर हमने पक्का कर लिया इसको। अब यहाँ पे इतनी बात पढ़ के हमने देख लिया
हालांकि वो कह रहा है रीपेमेंट 4 साल के अंदर अगर बंद किया तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना, 5वें साल तो कोई नहीं बता रहा, उसने 4 साल की बात की, ऐसे ही है। लेकिन प्लान की लाइफ 10 साल, तो प्लान 10 साल पे डेफिसिट होने और लाइफ भी ये गवर्नमेंट ग्रांट भी 10 साल के ऊपर ही इनकम बननी है। ये हमने उस सवाल की गलती से सीखा, सीख कर सही कर लिया, ठीक है ना। लेकिन जहां पे अब मैं डायरेक्टर्स को उस जगह पे लेके आया हूं जहां पे हम वो गलती करने से पहले सीखे हुए नहीं थे। ये बात मैंने इसलिए डाली थी, रिवीजन होगी ना उस बात की, पक्की होगी जो उधर हुई थी। क्या डायरेक्टर्स ने अपना कमेंट दिया, क्या अकॉर्डिंगली डायरेक्टर्स propose to credit the statement of profit or loss with 20 million, यानी कि 80 million का 1/4 being the amount of grant income they believe has been earned in the year 31 दिसंबर 2020 has 1 year out of restriction is passed। यानी वही वाली बात जो हमने गलती सोची थी, इसलिए लिखा था, ये रिवीजन वाला सवाल था, 4 नंबर मैंने डाले, वो बातें रिवाइज की। डायरेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, वही जो हम सोच रहे थे बनी ईयर वाली गलती करने से पहले, डायरेक्टर भी वही सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन नहीं यार, हम नहीं ऐसा करेंगे। हम तो क्या कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 20 को इनकम में ले जाओ, हम कह रहे हैं नहीं 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 8 को इनकम में लेके जाओ। क्यों? क्योंकि रिलेटेड खर्चा भी 10 साल पे एक्सपेंस बन रहा है ना, एसेट, तो ये भी 10 साल पे ही इनकम में जाएगा। क्लियर है बात? तो डायरेक्टर जो कह रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कहा एक्सट्रैक्ट्स भी बना दो। अब हमने जब एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो उसमें 640 में से 1 साल की डेप्शन 10 साल की लाइफ के हिसाब से माइनस करके शो करेंगे और इनकम स्टेटमेंट डेप्शन एक्सपेंस आएगा। और बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज के अंदर डेफर्ड लाइबिलिटी में 80 में से 8 माइनस करके 72 नजर आएगा और 8 इनकम में चला जाएगा। ये एक्सट्रैक्ट्स बन गए। फिर उन्होंने कहा कमेंट करो डायरेक्टर के प्रपोज ट्रीटमेंट पे, तो हमने उसको कहना है, अब तुम कह सकते हैं, हमने कहना है नहीं नहीं डायरेक्टर का जो प्रपोज ट्रीटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि हमने मैच करना है ग्रांट इनकम को रिलेटेड एक्सपेंस के साथ। और प्लांट जब 10 साल के ऊपर डेप्रिशिएट हो रहा है तो ग्रांट को भी 10 साल पे ही इनकम के अंदर लेकर जाएंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है ये बात? ये अब आपका होमवर्क है, अपने ट्राई करना है, वैसे बचा कुछ भी नहीं इसमें। वापस से क्या लिखा हुआ है, आगे ये लिखा हुआ है भाई एमएल अकाउंट्स फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एज सेपरेट आइटम। क्या मतलब, ग्रांट को अलग रखते हैं, एसेट की कॉस्ट में नेट नहीं करते, ठीक है। हाँ जी, ये एमसीक्यूज तीसरे वाला, ये इसमें 23 तो नहीं लगेगा, पक्की बात है 23 तो नहीं लगेगा, पढ़ लिया मैंने, एमसीक्यू पढ़ लिया मैंने, ठीक है। पक्की बात है आईएएस 23 तो नहीं लगना। क्यों नहीं लगना? बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, बोरिंग कॉस्ट टू कैपिटलाइज, बोरिंग आईएएस 23 है ही क्या, बोरिंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट। भाई ये कोई बुला लिया करें जब इस तरह से मिस किया करे बात को, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट को क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, ये कॉन्सेप्ट है आईएएस 23 का, है या नहीं है? अब जिस दिन बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना रुक जाएगी तो आईएएस 23 अप्लाई होना खत्म हो गया ना। तो जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गया तो आईएएस 23 तो अप्लाई नहीं होना, एक बात। दूसरी बात, आईएएस 36 के बारे में क्या ख्याल है? क्यों इंपेयर हो जाए, बनी अभी बिल्डिंग बनी नहीं और इंपेयर हो जाए? आप कहोगे सर, क्या कहोगे, ऐसे कहोगे सर लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। तो मैं आई कहूंगा स्टूडेंट्स प्रीवियस बिल्डिंग्स में आई हैं, तो मेरे ख्याल से तो आईएएस 36 का भी कोई इंडिकेटर ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वो अप्लाई हो। आईएएस 36 ऐसे नहीं हर रोज हर साल के एंड पे आई जाता और आकर जो अप्लाई हो जाता, जब तक कोई इंडिकेटर ना आए हम एसेट को इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट नहीं करते। कितनी देर से ये मिसिंग होना शुरू हुई है भाई आवाज में? अभी पहले की हो रही है, तो गूंगे वो दस नहीं सकते। आप भी हमें भाई इसका ध्यान रखा करें यार प्लीज, वो भी मेरी तरफ से सही है, मेरा मैं भी तो आपका ध्यान रखता हूँ इधर कि आपकी रिकॉर्डिंग में मसला ना हो। बुला लें किसी को, तब तक हम वैसे ही बात कर लें। अच्छा जी, सुने
IS 23 नहीं लगना, IS 36 भी खामखा कहीं लग जाता, जब तक कोई इंडिकेटर ना हो हम रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट नहीं करते। एंड वालों सबको नजर नहीं आ रहा, जिसको नजर नहीं आ रहा सामने आ सकता है। किस किस को बहुत थकावट हो रही है इस वक्त? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, मतलब कोई भी नहीं थका, खड़े रहो। अच्छा सुनो, 23 और 36 तो नहीं लगने। अब रहेगी लड़ाई IS 16 और 40 की। अब पढ़ता हूं जरा मैं सवाल को, आपने पढ़ाई था लेकिन मैं दोबारा पढ़ता हूं। जेसन कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू हेड ऑफिस। ओए होए ओए, हेड ऑफिस बन गया है। अभी वो गवर्नमेंट के लोग, गवांडियों ने स्टे ले लिया है मिसाल के तौर पे, पुरानी बिल्डिंग की गवांडियों ने स्टे ले लिया, छोड़ के ना जाए, हमारा दिल नहीं कर रहा, हम इनके लिए उदास हो जाएंगे, ये रुक जाए। अब लिया स्टे ले लिया, मतलब कॉम्प्लिकेशन आ गई। पुरानी बिल्डिंग किसी वजह से, अच्छा नहीं यार पुरानी बिल्डिंग पे स्टे नहीं आया, नहीं पे आ गई। हम सारे ने कहा इतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दी इन लोगों ने, हमारे तो घर की हवा, रोशनी सब कुछ ही रुक गया है। धूप, सर्दियां भी बहुत है, धुंध है, सॉरी इन्हें कहें यहाँ पे जो है ना ये बिल्डिंग को गिराएं, अब स्टे हो गया। ठीक है, जेसन ने कंस्ट्रक्ट कर ली बिल्डिंग नए हेड ऑफिस की इसी साल में। द कंस्ट्रक्शन वाज फाइनेंस्ड बाय बैंक लोन भी लिया था, लेकिन कंप्लीट हो गई ना, ठीक है, ऐड हो गया होगा। बिल्डिंग इज अवेलेबल फॉर यूज बट ड्यू टू सम लीगल कॉम्प्लिकेशन इन प्रीवियस बिल्डिंग दिस न्यू बिल्डिंग इज करंटली वेकेंट। बिल्डिंग खाली पड़ी है। क्या हमारा मकसद इसको किराए पे चढ़ाना है? क्या हमारा मकसद इससे कैपिटल एप्रिसिएशन लेना है? हमने हेड ऑफिस के लिए बिल्डिंग बनाई है ना, बस पुरानी बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसी लीगल कॉम्प्लिकेशन आ गई है जिस वजह से अभी हम उसको छोड़ नहीं सक रहे। छोड़ेंगे तो इसमें शिफ्ट होंगे ना, क्या ख्याल है? सही है। अब अगर आपने नोट्स पढ़े हो ना, जो IS 40 के नोट्स आपको कहे थे पढ़ लेना, अल्लाह ने आपको तौफीक दी हो, तो उसके अंदर ना बातों बातों में एक बात ऐसी भी लिखी हुई थी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका मकसद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है लेकिन अभी वो बन रही है या खाली पड़ी है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वो फॉल करती है। लेकिन ये IS 16 मकसद क्या है? हेड ऑफिस में बनाना है। अगर ये किसी वजह से कुछ अर्सा खाली पड़ी रहे तो ये वही है जैसे प्लांट आइडल पड़ा हुआ है, IS 16 में ही रहेगा और डेप्रिशिएट भी करेंगे इसको। ठीक है, तो IS 16 क्यों अप्लाई हो रहा है? क्योंकि ये हेड ऑफिस की बिल्डिंग थी। कौन सी बिल्डिंग थी जी? हेड ऑफिस की। आ देखो, न्यू हेड ऑफिस बिल्डिंग, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल। ये तो एप्लीकेबल था, सॉरी ये तो ये यार ये कह रहा हूं, ये तो एप्लीकेबल था। IS 40 हमने कहा नहीं लगेगा, IS 23 हमने कहा नहीं लगेगा। बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, 23 एंड 36 नहीं लगेगा। यार अभी बनी है, कोई इंडिकेटर भी नहीं है, इम्पेयरमेंट का नहीं है। IS 40 भी लगेगा, क्यों? हेड ऑफिस की बिल्डिंग है, तो फिर रहेगी क्या? सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इससे परेशान हो गए। स्टैंडर्ड्स को भी देखो ना, ये मेरी गलती थी, माजरत। ये भी नहीं एप्लीकेबल, ये भी नहीं एप्लीकेबल, ये भी नहीं एप्लीकेबल। ठीक है, आप इसकी वजह से परेशान ना हो, लोग कोई गलती भी होती है, इंसान से इंसान ही हो ना। यहाँ पे वो बिल्डिंग भी तो लिखा, स्टैंडर्ड्स भी तो लिखा था। सुनो ये पता है क्या, ये बात अब देख के बच्चों ने ज्यादातर में, और अभी आवाजें निकालने के लिए भी शामिल हो गए। नहीं सर वो ये देखे, मुझे पता है सारे बच्चे के अंदर किसी ने भी ये तफसील ये नहीं देखा मैंने, मुझसे गलती क्या हुई। यहाँ पे इसकी वजह आया होना चाहिए था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल। और वैसे भी नजर आ रहा था यार, 23 नहीं लगता, 36 कहीं से लगा सकते, नहीं लग रहा, 40 नहीं लग रहा, तो फिर ये 3 नहीं लगने थे और सिर्फ पहला लगना था। ओके, टाइम को लॉजिकली डिस्कस कर लेगा तो कोई और भी बढ़ा लेंगे, चलेंगे। बाकी MCQ देख लीजिएगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग तो नहीं है यार, बता तो दिया, और आंसर क्या बताऊं? BCD। अच्छा जी, इधर आ जाए। मोहिंजोदारो फार्मा लिमिटेड कैसा रहा? आसान था। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का मेरे पास तो सबसे मुश्किल सवाल यही था, या ये था
या फिर वो पास पेपर 2 जो हमने किया था वो था। मैं तो क्वेश्चन बैंक 6 को भी मुश्किल नहीं कहता, ठीक है? तो सही है ना? क्या ख्याल है, मुश्किल था क्वेश्चन बैंक 6? पास पेपर 2 क्यों मुश्किल था? उसमें एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन उस कॉन्सेप्ट की ना तैयारी हम करते करते चले आए थे यहाँ तक। भाई कल ईमानदारी से खड़े हो गए, दोबारा एतमाद रखूं, थोड़ी देर बैठ जाओ, अगली क्लास में थके थके चले जाओ, लेकिन कल अपनी सजा पूरी करनी है आपने, 1 और घंटा खड़ा रहना है, ठीक है? और घर पे जो जैसे आप भी बैठ जाओ बेटा, जो घर पे जिन्होंने ऑनलाइन वाले कैमरे के आगे खड़े हुए हैं, कितने फर्मबरदार बच्चे हैं हमारे, घर बैठे हुए हैं, कैमरे को देख रहे हैं, पता है वो उस्ताद जो है वो नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। टेस्ट में नकल करके टेस्ट अपलोड कर देते हैं, हम उस्ताद तो नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है ना। वक्त गुजर गया, वो एक जमाना ऐसा गुजरा था जिसमें बकरियां चराने वालों का यही मान था कि अल्लाह कहाँ जाएंगे, अगर वो गुनाह करेंगे तो अल्लाह तो है। आजकल तो बने हुए दीनदार मेरे जैसे होते हैं। बहरहाल, फॉलोइंग इज द समराइज ट्रायल बैलेंस ऑफ मोहिंजोदारो फार्मा लिमिटेड, a listed company as on 30 जून 18। एक ब्रेकिंग न्यूज दूं, या आपकी किताब में प्रैक्टिस सेट 1 था, सिर्फ मैंने नाम बदल दिया था, ठीक है? तो क्या हो गया, ठीक है, अच्छा है, प्यारा सवाल था, इससे मुश्किल सवाल मैं दे नहीं सकता था, ये मैंने बचा के रखा हुआ था, छुपा के रखा हुआ था, नहीं हुआ था ये सवाल, लेकिन इस जैसा सवाल कर लिया था। क्या था इसमें जी? लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट गिवन है। अच्छा ये क्या है, हमें क्या दे दिया था इसने? ट्रायल बैलेंस, लेकिन एक्सपेक्ट है, जाहिर सी बात है। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स है, और ये एक अजीब सी चीज है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। आ जाओ इधर, ये पड़ा हुआ माइक सही कर लो इसको, ये लो। जी ये ना चीज, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, इससे पहले कभी आपने इसको सवाल में देखा होगा ना, हमने देखा था, ये असल में पास पेपर था एक पुराना, ठीक है ना? ना इससे पहले कभी ये सवाल, ये आप जब FAR 2 में जाएंगे ना आप लोग, तो फाइनल अकाउंट का एक सवाल आएगा, ठीक है? उसका नाम ये नहीं होगा, जाहिर है, आई थिंक मूनलाइट है, ठीक है? वो असल सवाल के अंदर ये एडजस्टमेंट है, ठीक है? असल सवाल के अंदर ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट है जिसमें 420, तो इंशाल्लाह आपको वहां पे जाकर ये एडजस्टमेंट याद आएगी, जब आप करेंगे आप कहेंगे हाँ ये एडजस्टमेंट सिर्फ हमने कर ली थी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बाकी जो है वो सवाल पूरा नहीं है ना, ट्रायल के अंदर से तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट किए हमने अपनी फिगर्स, ठीक है ना? तो बहरहाल ये 420 वहां पे भी ना इससे पहले इस तरह की कोई चीज आई थी, ना इसके बाद कभी इस तरह की कोई चीज आई, नॉन रिकरिंग सी चीज थी, लेकिन बहरहाल जब एक चीज है तो फिर समझ लें, अच्छा है, तो मुश्किल काम तो नहीं है। ये सब की सब चीजें 30 जून 18 पे गिवन है, लेकिन साथ ही उसने इनके कुछ चीजों के डेट दिए, कुछ चीजों के क्या, हर एक चीज के साथ ही डेट दे दी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ओपनिंग है, शेयर कैपिटल भी ओपनिंग है, रकम जुलाई 17, रिटेन्ड अर्निंग्स भी ओपनिंग है, और राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये बड़ी अजीब सी चीज है, ड्यूरिंग द ईयर 30 जून, ये ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई है, पता नहीं किस दिन, ये नहीं बताया उसने, ठीक है? और लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट गिवन है, उसके साथ उसने डेट लिखना पसंद ही नहीं किया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है द लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2013, कॉस्ट ऑफ लैंड वाज 600 मिलियन, ऑन 1 जुलाई 17 a professional valuation firm valued building at 1840 with no change in value of land. The estimated life at acquisition was 20 and the remaining life has not changed as a result of revaluation. Right shares were issued on 1 May 18 at ₹12 per share. The profit for the year 30-18 and 19 is 566 million and 800 million. Profits given. Cash dividend and bonus declared या paid during the 3 years. और नीचे कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को डिविडेंड आ रहे थे हमारे सवाल में, नंबरिंग करनी थी, बचत तभी होनी थी, ठीक है? और इंटरिम हाफ ईयरली अकाउंट्स के साथ आता है, ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी थी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। अब 18 की बनाएं या ना बनाएं?
कहाँ लिखा हुआ है कंपैरेटिव बनाना? नहीं, वो मैंने कहा था IS8 के अंदर अगर बताए चाहे ना बताए हमने कंपैरेटिव लाजमी बनाना है। हाँ, वर्किंग में तो बनाना जरूरी था, ठीक है, ओके। तो बहरहाल अच्छा कोई बात नहीं है, आप इकट्ठा ही बना लिया करो, लेकिन ना ऐसे खाऊंगा में मतलब जहाँ पे नहीं भी बनाना हो वहां पे भी बना जाते हैं, मसला ये है। इसलिए मैं डरता हूँ ये बात करने से, और मैं कहता हूँ अगर सवाल में कंपैरेटिव कहे बनाओ तो फिर बनाएंगे, ठीक है, ना कहे तो आपने वर्किंग के अंदर पिछले साल की बनानी है और रिक्वायरमेंट में नहीं बनानी। ये मैं डर से कहता हूँ, वरना सादा बात थी, मैं वो कहता यार स्टेटमेंट इक्विटी दोनों साल की बना लिया करो जहां जहां ओपनिंग में जरूरत पड़े। अब 3 को सवाल ऐसे थे जिसमें ओपनिंग में बनानी पड़नी थी, आपने कर लिया, अब आपकी आदत बनी है, पर्चे में गए, उसने 1 साल के ओपनिंग बना के दी, आपने कहा नहीं मैं तो पहले साल की बनानी है फिर दूसरे साल की। तो इसलिए मैं डरता हूँ और कहता हूँ कि आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक हो तो जब तक कंपैरेटिव कहे ना आपने 2 साल की चेंज इन इक्विटी नहीं, लेकिन जो IS8 का टॉपिक है उसके अंदर आपको बना लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा चलें, इस सवाल की जो एडजस्टमेंट डिस्कस करने लायक है ना, सिर्फ वो राइट शेयर्स वाली है वो मैं कर लेता हूँ। सवाल ये आपका होमवर्क के अंदर है, ठीक है। मैं इस वक्त टर्म टेस्ट क्वेश्चन नंबर वैसे 3 का भी मैंने एक MCQ, कौन सा MCQ डिस्कस किया? 3 का 3 डिस्कस कर लिया, चलो ये भी लिख देना। टर्म टेस्ट क्वेश्चन नंबर 4 की एडजस्टमेंट नंबर 2 में डिस्कस कर देता हूं आपको, और ये पूरा सवाल फिर आपका होमवर्क में, ठीक है जी। राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 मई 18 एट 12 पर शेयर। तो पूरे सवाल में इसके अलावा राइट शेयर्स के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको पता होगा हमारी जो राइट इशू वाली वर्किंग होती थी, वर्किंग जो भी अलग से, चलो मैं कहता हूँ वर्किंग 1 मेरी सवाल में बनी थी है, और वो राइट इशू है, तो उसके अंदर 3 स्टेप्स होते थे ना। पहला स्टेप नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, ये हम निकाला करते थे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम नंबर ऑफ राइट यानी न्यू शेयर्स निकाला करते थे कि नए शेयर्स हैं कितने, और तीसरे नंबर पे हम किया करते थे जर्नल एंट्री जो कि होती थी कैश डेबिट। अच्छा देखो, शेयर एक्ट 12 पर है, शेयर है 12 रुपए पर शेयर बेचा है ना, और ऊपर देखो तो शेयर कैपिटल के साथ आ रहा है ऑफ ₹10 ईच, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच फुली पेड 1200 रुपए। तो वो फेस वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है जी? ठीक है ना, तो फेस वैल्यू 10 है और नया शेयर 12 का इशू हुआ है, तो इसका मतलब शेयर प्रीमियम भी है ही ना। एंट्री के अंदर हम शेयर कैपिटल भी लिख लेते हैं और शेयर प्रीमियम, ये काम हमने करना है, ठीक है। अब ये चीजें सारी ही हमारे पास नहीं है, अब 1 बाय 1 चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं वो बात याद कराऊं कि हम किया क्या करते थे। हमने जब ये काम सीखा था राइट इशू का, तो हमें परसेंटेज दे देता था राइट इशू की, या वो 1 for 5, 1 for 6 ऐसी बात करता था, हम उसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है। यहां पे पूरे सवाल में उसने हमें कहीं पे भी ये नहीं बताया कि नए शेयर्स किस रेशियो में या किस परसेंटेज में। रेशियो क्या था? 1 for 5, 1 for 4, 1 for 3, कोई बात तो बताता, या 20%, 25%, कोई बात तो बता देता, ठीक है। लेकिन उसने पूरे सवाल में हमें कहीं पे ये नहीं बताया था कि नंबर ऑफ राइट शेयर्स किस प्रोपोर्शन में, किस परसेंटेज से इशू है। हाँ इशू हुए हैं, बस उसने बोल दिया राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 मई, बस इतनी बात, वर इशूड ऑन 1 मई एट ₹12 पर शेयर, बस, और कोई बात ही नहीं है। प्रॉब्लम है कि नहीं है? हमारे पास नंबर ऑफ राइट शेयर्स ही नहीं है। माना मैंने कि आप नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू निकाल सकते हो, क्यों? जरा नंबरिंग कर लेते हैं फटाफट, नंबरिंग कर लें अगर आप, तो 1 मई 18 को हमारा साल शुरू हो रहा है, 1 जुलाई 17 को, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, वो क्या कह रहे हैं, 1 मई 18, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, बिल्कुल एंड पे आके
यानी 17 वाले साल में भी कोई बोनस होगा या कोई भी डिविडेंड होगा, ये बोनस शेयर होंगे या कोई नए शेयर इशू हुए होंगे, तो वो सब के सब इससे पहले वाले इसमें ऐड होने हैं। शायद कोई हो, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, बाद में देख लेते हैं, ठीक है। मसला ये है कि जो भी हो, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे इससे पहले कोई शेयर इशू नहीं हुए। मैं मिसाल ले रहा हूं, हो सकता है कोई बोनस इशू हो, भाई सवाल आप लोगों ने किया है, ठीक है ना, लेकिन मैं मिसाल ले रहा हूं, इससे पहले कोई शेयर इशू नहीं हुए, तो ये 1200 तो पड़ा था, ये 1200 मिलियन है, रुपीज 1200 मिलियन डिवाइडेड बाय रुपीज 10 पर शेयर, तो 120 मिलियन शेयर, ये तो आ गए हमारे पास। पर मसला ये है कि ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज गिवन होती, कोई बटा गिवन होता, परसेंटेज में बना लेते, इसका मतलब हमें राइट शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू की हमें निकाल भी ले तो हमारे पास इसका कोई यूजेज नहीं आता। ये तो हम तब निकालते थे जब इन पे परसेंटेज लगा के और हम उससे नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकाल लेते थे। अब परेशानी हुई, परेशानी तो इस बात की होगी, देखो इधर कि कैश उन्होंने कहा 12 रुपए आया है, जिसमें 10 रुपए शेयर कैपिटल में जाने हैं, 2 रुपए शेयर प्रीमियम में जाने। ये तो हमें मसला कोई नहीं। मसला क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे ना नंबर ऑफ शेयर्स, वो नहीं पता लग रहे। अब हम आए और ट्रायल के अंदर नजर डाली, तो ट्रायल में लिखा हुआ है राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये कैश रिसीव हुआ है राइट सब्सक्रिप्शन से। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, जो हमने शेयर्स इश्यू किए थे, राइट शेयर्स, ठीक है, उनको सब्सक्राइब किया, यानी कि उसके पैसे, जिन्होंने ये शेयर्स लिए उसके पैसे रिसीव हुए। क्या मतलब, ये कैश है। क्या मतलब बोलो, कैश है बच्चों, ये नहीं है, ये कैश। जरा पढ़ के देखो, राइट सब्सक्रिप्शन, यानी कि राइट इश्यू जो किया उसको जो सब्सक्राइब किया उन्होंने, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव जो हुई है वो 420 रुपए है। राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2018। अब अगर 420 रुपए रिसीव हुए हैं राइट इश्यू से, राइट सब्सक्रिप्शन अजीब सा अकाउंट है, आप आसानी के लिए काटना मत, असल तो गलती उसने की है ना, सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन करके यूं कर लो, जरा जुमला आसान कर लो मेरे लिए और अपने लिए फिलहाल। क्यों लिखो राइट मनी रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन हो जाए, यानी कि राइट इश्यू से जो पैसे आए हैं, ठीक है। अब वो कितने हैं, 420, टोटल 420 रिसीव हुआ है। हर शेयर 12 का था, तो नंबर ऑफ शेयर तो यहीं से निकल आते हैं। अरे इतनी देर कपने के बाद पता लगा, इसको डिवाइड करो ₹12 से, ये इश्यू प्राइस है जितने पर हमने शेयर बेचा, तो नंबर ऑफ शेयर फिर कितने होंगे, 35 मिलियन शेयर, ठीक है। तो भाई वो वाला काम नहीं कर सके हम जो पहले करते थे, 120 को फिर उठाते थे, इधर देखो, और इस 120 को मल्टीप्लाई करते थे सर्टेन परसेंटेज से। मसला यह है कि वो परसेंटेज तो गिवन नहीं थी, इसलिए हम ये काम तो ना कर सके, इसलिए मैंने कहा कि इसको मुझे यूज करने की जरूरत नहीं थी। हो सकता है ये तो और फिक्र हो भाई, मैंने कहा सवाल के अंदर, हो सकता है इससे पहले कोई बोनस इश्यू होगा जो कम मई से, तो वो भी ऐड हो जाना था, मैं ये नहीं कह रहा, सवाल पूरा कर रहे थे, तो है कोई, अगर है तो देख लो, नहीं ऐसे तो चलती तो शुक्र है। अब ये फिगर जो निकालनी पड़ी ना हमें, ये फिगर, ठीक है, ये फिगर निकालने के लिए हमने क्या वर्किंग की, देखो 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 क्या वर्किंग की, ₹420 मिलियन हमें रिसीव हुआ, और इस ये वो शेयर्स का है जो हमने राइट इश्यू में इशू किए हैं, राइट इश्यू में हमने जो नए शेयर्स इशू किए हैं, ये उनके पैसे रिसीव हुए हैं, और हर एक शेयर हमने कितने में इशू किया है, 12 रुपए में, तो फिर टोटल कितने शेयर इशू किए, तो पहुंचना तो हमने यहीं पे ही था, लेकिन इस तरीके से आज ना पहुंच सके जो आदत थी। कितने बजे पहुंच गए थे 35 मिलियन पे, 1 2 3 4 5, बस। आप लोगों ने क्या किया वैसे, 120 नहीं, 120 को फिर 120 ही इशू कर दिया नहीं, 120 नए शेयर, 120 थे, 120 इशू कर दिए। हाँ जी, 12 से तो मल्टीप्लाई करना ही था। चलो फिर तो सरप्राइज हो गया, यानी आसान सवाल में भी मुश्किल बात कभी कभी हो सकती है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो हो जाता है बेटा, फिलहाल सब जी बेटा, वो तो जून में रिसीव हुआ। क्या ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जून है, और वो
तो ड्यूरिंग दैट ईयर जून 30 जून 20 में 30 जून 18 में ही यकम मई 18 में आ जाता है ना। आप यूं अज्यूम कर लो यकम मई 18 को इशू के उसी में सारे पैसे आ गए आपको, नहीं कुछ यकम मई 18 को आए, कुछ 30 मई 18 को आए, कुछ 30 जून 18 को आए, फिर भी 30 जून 18 तक आ ही गए ना, इसमें तो कोई लड़ाई नहीं है जी। 35 मिलियन शेयर्स, ऐसे ऐसे बार बार लिखूंगा, 35 मिलियन शेयर्स, 35 मिलियन शेयर्स, 35 मिलियन शेयर्स, सुभान अल्लाह जी। कोई भी ऐसे जैसे पर्चे में जो आपसे रह जाए, मुझे एक बार इसलिए खुशी होती है कि आईकेएफ से पहले ऐसी चीज मेरे बच्चों ने देख ली, ताकि आईकेएफ में ऐसी चीज आ जाए तो फिर उसको मैनेज तो कर सके ना। हाँ वो पर्चे में ऐसी कोई चीज है फिर मुझे दुख होता है वहां पे एंड पे जाके। पर्चा मैं इंतजार करता हूँ, बच्चे पर्चा लेके निकलते हैं ना, कई बच्चों का होता है यार निकल तो साथ मुझे पेपर भेजना, वो आप लोगों के साथ मेरा पेपर भी होता है, साथ का पेपर होता है साथ जी। 350 देखो 420 निकला है, जाहिर 420 निकला था, 3 और ठीक है भाई। नेक्स्ट थिंग जल्दी से देख लो, अब वो तो रहेगा, वो जाते बता देता हूँ, ट्राई तो वो भी करना है, ट्राई तो वो डिस्कस नहीं करता, मैं मानता हूँ मैं उसको डिस्कशन में नहीं लिख रहा, डिस्कशन तो कल ही होगी। कौन सा वाला टर्म टैक्स क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें अभी सेट अप्लाई हो रहा था, लेकिन वो अप्लाई कैसे होना सिर्फ उतना बता देता हूँ, ठीक है सर। देखो फिलहाल इसकी नंबरिंग कर लोगे। इसकी नंबरिंग करने का तरीका क्या था, ये देखो कौन कौन से साल है हमारे पास, 18 और 19, तो इंटायरम ऑफ ये 31 दिसंबर वाला साल है, 30 जून वाला साल है, ओके ठीक है। तो इंटायरम ऑफ यार कोई गल नहीं थी यार, चलो ठीक है। फाइनल ऑफ 17, इंटायरम ऑफ 18, फिर फाइनल ऑफ 18, इंटायरम ऑफ 19, 1 2 3 4। अब इधर आए, पहले देखते हैं जी फाइनल की तरफ। हमारे पास फाइनल ऑफ 17 और फाइनल ऑफ 18 होना, हमने उसको लेना है। फाइनल ऑफ 17 यस नंबर 1, फाइनल ऑफ 18 नंबर 2, फाइनल ऑफ 19 है नहीं, होता भी तो माफ न करते। क्या है, अच्छा 3 है, ये बहुत जरूरी है। देखो अगर मैं 1 और 2 इसको लगा देता तो ये पहले वाली चीज में वर्किंग वाली सिंगल इक्विटी के अंदर ये दोनों आ जाते हैं, हालांकि वर्किंग वाली में 1 आना चाहिए और 3 तो जो हमने रिक्वायर की गई है हमसे, हमने उसमें करना है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, फाइनल ही है लेकिन बोनस है। ओ 19 का फाइनल हमारे पास नहीं, ठीक हो गया। इंटायरम में आ गए, इंटायरम कैश, लेकिन इंटायरम ऑफ 17 है, कैश तो बाद में देखेंगे, इंटायरम ऑफ 17 तो है ही नहीं हमारे। फिर इंटायरम ऑफ बोनस होगा 17 का, तो वो भी नहीं है, पहले तो देख लें। इंटायरम है 17 का, नहीं लेना, चाहे कैश है चाहे बोनस है। होता क्या है, कभी कभी यूं कहते हैं डिविडेंड देते हुए डायरेक्टर्स, ये कुछ कैश पकड़ लो कुछ शेयर्स पकड़ लो, ठीक है ना। कभी पैसे देते हैं साथ में कहते हैं शेयर भी ले लो, कभी सिर्फ शेयर देते हैं, कभी सिर्फ पैसे देते हैं, कभी दोनों मिला के दे देते हैं। तो यहाँ पे दोनों मिला के दे दिए उन्होंने, लेकिन ये क्या है, ये 17 का इंटायरम है, हमारे पास तो नहीं है, इग्नोर। फिर 18 का इंटायरम यस नंबर 2, लेकिन इसको फौरन ये कर लिया करो, 1 for 6 है ना, 1 for 6, 1/6 into 100 कितना बनता है, 16.6667, ऐसे लिख लो और क्या, अब 67 भी लिख ले तो कोई मसला नहीं था जी। ये जो है इसके साथ क्या लिखोगे नंबर, ये कौन सा है जी, इंटायरम ऑफ 18 नंबर 2, ये नंबर 1 और नंबर 2 आपकी वर्किंग वाली चेंज इन इक्विटी में जाना था, इसलिए नंबरिंग जरूरी है। 3 और 4 आपकी वाली, ठीक है। नेक्स्ट है इंटायरम ऑफ 19 नंबर 4, तो 3 और 4 आपकी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इन इक्विटी में था और 1 और 2 आपकी वर्किंग वाली में, लेकिन जरूरी दोनों ही है, जरूरी दोनों ही। सोल्यूशन के अंदर आपको ये इकट्ठी बनी हुई नजर आएगी, वर्किंग में नहीं होगी, लेकिन अगर आप समझते हैं कि वाकई आप पर्चे में ये बात याद रख लेंगे तो इकट्ठी बना लिएगा, नहीं कोई मसला नहीं, टाइम बच जाता है माना, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला जो सवाल है ना, उस सवाल के अंदर सारा सवाल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का ही था, सिवाय कहता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
It was discovered that depreciation on plant costings also had been charged under reducing balance method from date of commencement. However, plant was available on यकम फरवरी। यकम फरवरी से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी थी, यकम जुलाई से की, लेकिन कब की बात कर रहा है? 14 की। हम कहाँ खड़े? सुभान अल्लाह, कहो सब सुभान अल्लाह। ये प्रीवियस ईयर का एरर है, इसको सही करना है। कहोगे सर पढ़ाया ही नहीं था। ओ भाई, उस जैसा ही चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की अकाउंटिंग सिखाई थी। अब करना क्या था? इधर देखो, ये कौन सा है? 31 दिसंबर। हाँ, अच्छी बात। 31 दिसंबर, 14, 15, 16, यहां कहीं गलती हुई थी। अब गलती क्या हुई थी? क्या कहता है माल, जल्दी क्या हुई थी? गलती क्या हुई थी? कुछ डेप्रिसिएशन की गड़बड़ है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, आपने डिटेल से वर्किंग करनी है। यहां पे वो लिख लो, हुआ क्या? पहले साल की रेशन फर्क होनी है, लेकिन क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, चल उससे चाली गलत हो जानी है। तो एक बार आप रॉन्ग वैल्यूएशन निकालो। जो उसने किया, उसने क्या किया था? उसने डेप्रिसिएशन, वो कह रहा है यकम जुलाई से शुरू की थी चार्ज होनी, क्योंकि गलत है। यकम जुलाई से नहीं हो जाती। उसने किया होगा पहले ने 7 महीने डेप्रिसिएशन, जुलाई 6 महीने, जुलाई 10 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करना था। यकम फरवरी से 11 महीने, तो ये रॉन्ग हो गया और ये ओरिजिनल या करेक्ट। ठीक है, अब दोनों से डेप्रिसिएशन निकलनी थी। ठीक है, आप उसने भी कोई रिडक्शन और इधर, और आपने इम्पैक्ट ले लेना था अपने पास। जाहिर सी बात है, इधर रिडक्शन कम होगी, आपकी ज्यादा होगी। 6 महीने की रिडक्शन की थी इसने, तो आप क्या कहोगे जी? मजीद बढ़ाओ, रिडक्शन को मजीद बढ़ाओ। तो बढ़ाने की एंट्री क्या होती है? डेफिनेट डेबिट एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्रेडिट करने की बजाय घर पे आप क्या करना आसानी के लिए है, कैसे है, कैसे प्लांट है ना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ डायरेक्ट प्लांट लिख लो, जरा संभालना आसान हो जाता है और कुछ भी नहीं है। एक्यूमुलेटेड एक्शन क्रेडिट सही है बिल्कुल, लेकिन देखो ना, आप अलग से एक्यूमुलेशन बनाए थे, एसिड लिखा होता है ना, सुकून मारो यार। रिडक्शन डेबिट एसिड ही क्रेडिट कर दो, इस तरह से एंट्री को सवाल में संभालना आसान हो जाता है, जल्दी काम हो जाता है। ठीक है ना। अब ये गलती इधर भी करनी है, देखना इधर भी, ये सारे सालों को सही कर लेना। अब हम खड़े हैं 17 में, 16 की भी चेंज इन इक्विटी साथ ही बनेगी। टॉपिक की तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में आइए सेट अप्लाई हो गया, प्रीवियस ईयर का एरर है। ठीक है ना, और सही है। तो ये 2 साल की गलती 2 साल में सही हो जाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत बनाना, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर तो इन 2 साल के अंदर, इन 2 साल को प्रॉफिट आ रहा होगा ना। ठीक है, तो 2 साल गलती 2 साल में सही हो जाएगी। और ये पिछले 2 साल की गलती को ओपनिंग में सही करोगे। नोट तो मैंने नहीं बनवाया, करेक्शन ऑफ एरर का नोट बनवाता तो मैं मुजरिम था, फिर मेरा जुर्म था, क्योंकि मैंने नोट आपको सिर्फ चेंज पॉलिसी को बनाना सिखाया, मैंने नोट मांगा भी नहीं। मैंने क्या कहा आपको? प्रिपेयर ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव। ठीक है, अब मसला क्या है? मसला ये कि ये पुरानी गलती है, उसको सही करना है, तो ओपनिंग भी मिल गया, रीस्टेटेड। पिछले साल का डाटा उसके पास गया हुआ है, वो भी रीस्टेटेड। तो बस यही लिखना था, और ठीक है ना, तो सवाल हो जाना रहेगा। नोट का नोट मैंने कल अब आपको बनवाऊंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 2 शायद करें, उसमें करेक्शन ऑफ एरर का नोट बनाएंगे। वो नोट बनाना सीख लेंगे तो हो सकता है इसके अंदर मैं फरमाइशी तौर पर पहुंचूंगा, उसका नोट घर से बना लाना, अब बना भी लोगे, मसला नहीं। ठीक है, हाँ भाई साहब कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग या कमर्शियल प्रोडक्शन लेकिन जुलाई स्टार्ट हो रही है, हम डेफिनेशन से शुरू नहीं करते। जिस दिन अवेलेबल हो जाए उस दिन से हम डेफिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, चाहे यूज करो ना करो। अच्छा, लग रहा है। अच्छा, 14 नंबर का सवाल था। ठीक है जी, ये होमवर्क में है मस्ट। ये अगर जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, ये कल सारे सवाल टेस्ट वाले सॉल्व करके आ जाते हैं क्लास में, तो आके बैठ जाइएगा, खड़े मत होइएगा। जो नहीं करके आएंगे वो खड़े रहिएगा कल। ठीक है, ऑफर है, डिस्काउंट, बड़ी बचत। अल्लाह हाफिज।